आपने कभी सोचा है कि दुनिया के बड़े फैसले वॉशिंगटन या दिल्ली के दफ्तरों में नहीं बल्कि उन कमरों में लिए जाते हैं जहां रोशनी कभी नहीं पहुंचती। हम जिसे लोकतंत्र कहते हैं उसके पीछे एक ऐसी समानांतर व्यवस्था चलती है जिसकी अपनी कोई शरहद नहीं होती। आज हम उन अदृश्य हाथ की बात करेंगे जिसे दुनिया डीप स्टेट कहती है। एक ऐसी ताकत जो किसी भी देश का भविष्य बदलने की कुव्वत रखती है और शायद भारत के खिलाफ इसकी बिसात बिछाई जा चुकी है। यह कहानी शुरू होती है उस समय से जब दुनिया दो हिस्सों में बटी थी। कल्पना कीजिए एक ऐसे दौर की जहां अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्ध, शीत युद्ध, कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। तब अमेरिका जासूसी एजेंसी CIA के भीतर एक विचार ने जन्म लिया, रिजीम चेंज, यानी सत्ता परिवर्तन। उन्हें लगा कि सिर्फ फौज के दम पर दुनिया नहीं जीती जा सकती। असली जीत तब है जब आप दुश्मन के दिमाग पर कब्जा कर लें। 1953 के ईरान को याद कीजिए। वहां के प्रधानमंत्री मोसादेक बस अपने देश का हक मांग रहे थे, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उनके खिलाफ सड़कों पर दंगे भड़क गए। अखबारों ने उन्हें विलेन बना दिया और रातों रात उनकी सरकार गिर गई। वर्षों बाद दस्तावेजों ने खुलासा किया कि यह सब डीप स्टेट की एक सोची समझी साजिश थी। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह एक मैनुअल था जो अब दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाला था। भारत ने इस अदृश्य शक्ति का पहला बड़ा सामना 1960 और 70 के दशक में किया। जब भारत ने परमाणु शक्ति बनने का सपना देखा तो हमारे महान वैज्ञानिकों की रहस्यमय मौतें होने लगी। होमी जहांगीर भाभा का विमान क्रैश होना आज भी कई सवाल छोड़ जाता है। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या कोई ताकत नहीं चाहती थी कि भारत आत्मनिर्भर बने? 1971 की जंग में जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजा तो वह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, वह एक संदेश था कि यदि आप उनके हितों के खिलाफ जाएंगे तो वे आपको कुचलने की कोशिश करेंगे। और असली मोड़ आया इंटरनेट और सोशल मीडिया के युग में। अब डीप स्टेट को जहाज भेजने की जरूरत नहीं थी, अब आपके मोबाइल फोन के जरिए आपके घरों में दाखिल हो चुके थे। अरब स्प्रिंग से लेकर पड़ोसी देशों में अचानक हुए तख्तापलट तक एक ही पैटर्न नजर आया, अचानक भड़कने वाला जन आक्रोश जिसे बाहर से हवा दी जा रही थी। अब सवाल यह है कि डीप स्टेट आखिर काम कैसे करता है? विशेषज्ञों और पूर्व खुफिया अधिकारियों के अनुसार डीप स्टेट भारत को अस्थिर करने के लिए कई तरीके अपनाता है। इसे समझने के लिए हमें इसके मुख्य हथियारों को देखना होगा। डीप स्टेट मुख्य रूप से 4 चरणों में काम करता है। पहला, कमजोरी की पहचान। डीप स्टेट सबसे पहले उस देश के घावों को ढूंढता है, जैसे भारत में जाति, धर्म या भाषा। वे देखते हैं कि समाज में कहां गुस्सा है जिसे भड़काया जा सकता है। और दूसरा यह चरण है नैरेटिव सेट करना। जी हां, यहां मीडिया और NGOs का रोल आता है। वे लगातार ऐसी रिपोर्ट्स और खबरें छापते हैं जिससे देश की जनता को लगने लगता है कि उनकी सरकार उनके खिलाफ है या देश डूब रहा है। इसका मकसद सिर्फ अविश्वास पैदा करना है। यह सीधे हमले से ज्यादा खतरनाक है। इसमें विदेशी मीडिया और बड़े NGO का इस्तेमाल होता है, जहां नैरेटिव के जरिए असंतोष पैदा किया जाता है, जैसे कश्मीर मुद्दे या धार्मिक असहिष्णुता जैसे संवेदनशील विषयों पर गलत तथ्यों के साथ रिपोर्टिंग करना, ताकि देश के भीतर नागरिक सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं। इसका दूसरा उदाहरण समझें, जैसे भारत में जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होता है, अचानक उसके खिलाफ पर्यावरण या मानवाधिकार के नाम पर विरोध शुरू हो जाता है, जिसका उद्देश्य आर्थिक प्रगति को रोकना होता है। क्योंकि भारत एक उभरती हुई शक्ति है, डीप स्टेट अक्सर ऐसी रिपोर्टों जैसे पर्यावरण मानवाधिकार के नाम पर तैयार करवाता है जिससे भारत के विकास कार्यों में बाधा आए और GDP को नुकसान हो। उदाहरण के लिए कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट के विरोध में विदेशी फंडिंग का खुलासा सरकार ने खुद संसद में किया था। और तीसरा चरण है इसका आर्थिक अस्थिरता, या कह सकते हैं आर्थिक और कानूनी दबाव। विदेशी संस्थाओं जैसे रेटिंग एजेंसियां या मानवाधिकार संगठन, तो विदेशी संस्थाओं के जरिए उन देशों पर प्रतिबंध लगवाना या उनकी साख गिराना, इससे निवेश कम होता है और बेरोजगारी बढ़ती है,
जिससे आम आदमी का गुस्सा और बढ़ता है। हिंडनबर्ग जैसी रिपोर्ट्स या अचानक रेटिंग्स का गिरना ये महज आर्थिक घटनाएं नहीं होती। जब कोई देश आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने लगता है तो उसकी साख पर हमला किया जाता है ताकि विदेशी निवेश रुक जाए और देश भीतर से कमजोर हो जाए। जहां विदेशी संस्थाओं की रिपोर्ट से भारतीय शेयर बाजार और बड़े उद्योगपतियों को निशाना बनाया गया, जिससे देश की आर्थिक साख को ठेस पहुंचे। चौथा चरण है नियंत्रित विद्रोह। जब जनता परेशान होती है तो छोटे से मुद्दे को बड़ा बनाकर सड़कों पर क्रांति खड़ी कर दी जाती है, जैसे अरब स्प्रिंग्स या बांग्लादेश का हालिया घटनाक्रम। इस भीड़ के पीछे असल में डीप स्टेट के ट्रेंड्स लोग होते हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया एल्गोरिदम यह तय करते हैं कि आप क्या देखेंगे। यदि किसी समाज में दरार पैदा करनी है तो नफरत भरी कंटेंट को बढ़ावा दिया जाता है ताकि लोग आपस में उलझे और असली मुद्दों से ध्यान हट जाए, तथा विदेशी मीडिया और कुछ एनजीओ के माध्यम से भारत की छवि अलोकतांत्रिक या असुरक्षित के रूप में पेश की जाती है। इसका उद्देश्य भारत सरकार पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाना होता है। डीप स्टेट का लक्ष्य यह नहीं कि भारत पर कब्जा किया जाए, बल्कि लक्ष्य यह है कि भारत को इतना अस्थिर रहे या इतना अस्थिर कर दिया जाए कि वह कभी भी शक्तिशाली राष्ट्रों जैसे अमेरिका या चीन के समक्ष खड़ा ना हो सके। तो अब आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा कि आखिर ये डीप स्टेट क्या है। देखिए, डीप स्टेट कोई औपचारिक संस्था नहीं होती जिसे सरकार ने किसी कानून के तहत स्थापित किया हो। यह कोई ऐसी बिल्डिंग या ऑफिस भी नहीं जिसके बाहर कोई डीप स्टेट का बोर्ड लगा हो, बल्कि यह समय के साथ खुद विकसित होता है। जब किसी देश की कुछ संस्थाएं जैसे सेना या खुफिया विभाग इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि वे खुद को देश के संविधान और चुनी हुई सरकार से भी ऊपर समझने लगते हैं, तब उसे डीप स्टेट कहा जाने लगता है। और इसे समझने के लिए आप कुछ बिंदुओं को देखें, जैसे यह एक नेटवर्क है, संस्था नहीं। यानी डीप स्टेट असल में प्रभावशाली व्यक्तियों का एक अनौपचारिक नेटवर्क होता है। यह एक ऐसा तंत्र है जिसमें सरकार के भीतर और बाहर के शक्तिशाली लोग शामिल होते हैं। इसमें शामिल लोग अलग अलग सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में ऊंचे पदों पर होते हैं, जैसे सेना के उच्च अधिकारी, खुफिया एजेंसी के प्रमुख, वरिष्ठ नौकरशाह, कभी कभी प्रभावशाली जज, बड़े कॉर्पोरेट्स और बिजनेसमैन जो अपने फायदे के लिए सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। हथियार बनाने वाली कंपनियां, इनका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में युद्ध की स्थिति बनाए रखना है ताकि उनके हथियार बिके और वे मुनाफा कमा सकें। और सातवां जैसे मीडिया और एनजीओ, ये विदेशी नैरेटिव सेट करने का काम करते हैं जिससे किसी देश की जनता का झुकाव बदला जा सके। अब आपकी यह जिज्ञासा होगी कि यह गुप्त क्यों होता है। देखिए, डीप स्टेट की ताकत उसकी गोपनीयता में है। अगर इसे आधिकारिक तौर पर स्थापित कर दिया जाए तो यह जनता के प्रति जवाबदेह हो जाएगा। क्योंकि यह अनौपचारिक है, इसीलिए यह बिना किसी जवाबदेही के काम करता है। इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए किसी देश की सरकार दूसरे देश से शांति चाहती है, लेकिन उस देश की सेना या खुफिया एजेंसी यानी डीप स्टेट को लगता है कि युद्ध में ही उनका फायदा है, तो वे सरकार को बिना बताए सीमा पर तनाव पैदा कर सकते हैं या गुप्त ऑपरेशन चला सकते हैं ताकि शांति वार्ता विफल हो जाए। यहां सेना और खुफिया एजेंसी संस्थाएं तो आधिकारिक है, लेकिन उनका यह गुप्त तालमेल डीप स्टेट कहलाता है। अर्थात संक्षेप में कहें तो डीप स्टेट कोई सरकारी विभाग नहीं, बल्कि सरकारी विभागों के भीतर बैठा एक शक्तिशाली गुट है। डीप स्टेट का तरीका बहुत सीधा है, दरार ढूंढो और उसका फायदा उठाओ। यदि किसी देश में अंदरूनी कलह, जैसे हमारे देश में जाति धर्म ज्यादा है, तो डीप स्टेट उसे फंडिंग और प्रोपेगेंडा के जरिए हवा देता है। इससे उस देश की चुनी हुई सरकार कमजोर होती है और उसे बाहरी ताकतों के हिसाब से फैलने के लिए मजबूर कर दिया जा सकता है। तो निष्कर्ष यह है कि डीप स्टेट कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक रणनीतिक वास्तविकता है। भारत जैसे देशों के लिए इससे बचने का सबसे बड़ा तरीका जागरूक नागरिक और मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाएं तथा राष्ट्रीय एकता है, जो किसी भी बाहरी नैरेटिव के बहकावे में ना आए। उम्मीद है आज का विषय आपको रोचक लगा होगा, आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा, एक नया दृष्टिकोण आपका विकसित हुआ होगा। मिलते हैं फिर नए विषय के साथ। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।